गुड मॉर्निंग बच्चों। आवाज आ रही है मेरी? हेलो। 5 मिनट रुक जाते हैं ना और बच्चों को आ जाने देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है मेरी बच्चों ना? वायर वायर की नई लेंथ ये है, जबकि पुरानी लेंथ ये थी, तो जो डिफरेंस आएगा उतना इलोंगेट हुआ ना। तो आप बोल सकते हो कि चेंज इन लेंथ कितनी है? एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एल। तो स्ट्रेन कितना आ जाएगा? डेल्टा एल बाई एल। आप चाहे तो डबल कर लो ना, पूरी लेंथ अगर लेते हो तो डबल कर लो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टू ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा तो कट जाएगा। तो ये हो जाएगा। तो पहले हम लोग इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं ना। इसको और सॉल्व करोगे तो क्या लिख सकते हो? एल कॉमन कर दो, एल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 + x² बाई एल स्क्वायर पावर में हाफ माइनस एल। अब अगर x बहुत छोटा है एल से तो ये टर्म बहुत छोटा है ना, ये टर्म बहुत छोटा है, तो 1 + x की पावर n है, तो n को आप आगे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये हो जाएगा एल 1 + x² बाई 2 एल स्क्वायर माइनस एल। अब ये अंदर जब मल्टीप्लाई करोगे तो एल कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा x² अपॉन में 2l। तो अब ये वैल्यू डाल दो डेल्टा एल की, x² अपॉन में 2l। ये चेंज इन लेंथ है ना, अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, तो ये आ जाएगा x² अपॉन में 2l स्क्वायर ना। सी ऑप्शन आ जा रहा है। समझ आया भावेश? क्वेश्चन व्हाट्सएप पे, हाँ यार वो ज्यादा अच्छा रहता है, भेज दो ना। थोड़ा बताना अपने लिए इजी हो जाएगा। दिया था ना कि x इज वेरी वेरी लेस देन l, तो आप अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो। जो भी डाउट है फिर अब श्रेयस ने भेजा है अगला डाउट।
जिनको भी डाउट है आप फोटो भेज दो और उसके बाद क्वेश्चन नंबर बताओ, तो मैं सीक्वेंस में फिर वो डाउट ले लूंगा। सिक्स में सी आना चाहिए। अच्छा, सिक्स वाला भेजो। व्हाट्सएप पे कोई सिक्स भेजो। जाने दें, जाने देते हैं फिर 15 16। फिर 15 नंबर स्टार्ट करता हूँ ना। दो ही आए हैं यार अभी तक। आठ नंबर, 11 नंबर। अच्छा, पहले 8 नंबर देखते हैं फिर। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? अ 2 मीटर लॉन्ग लाइट मेटल रॉड ए बी। हाँ, बस इसमें टॉर्क बैलेंस करना है। नहीं, इसमें हमने एक ए बी रॉड है जो लाइट है और हॉरिजॉन्टली ऐसे दो वायर से सस्पेंड किया गया है। वन वायर इज ऑफ ब्रास एंड हैज अ क्रॉस सेक्शन एरिया दिस मच। ना, ये ब्रास की वायर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है। एंड अदर इज ऑफ स्टील, ये स्टील है, उसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है। दोनों में हमें अगर इस इक्वल स्ट्रेस चाहिए, वेट डब्ल्यू इज, इसमें यहाँ पे वेट को अगर हैंग कर रहे हैं तो दोनों में इक्वल स्ट्रेस चाहिए, तो वो किस पोजीशन पे यहाँ पे हम हैंग करें? ठीक है, ये क्वेश्चन है हम लोगों का ना। तो हम लोग मान लेते हैं कि ब्रास वाले साइड में कुछ मान लो टेंशन टीबी है और स्टील वाले साइड में टेंशन टीएस है ना। और बोला गया है कि दोनों साइड में स्ट्रेस सेम है। स्ट्रेस इन ब्रास साइड सेम एज स्ट्रेस इन स्टील साइड। तो ब्रास साइड में क्या हो जाएगा? टीबी अपॉन में इधर का क्रॉस सेक्शन एरिया ब्रास वाले वायर का इक्वल टू स्टील वाले साइड में स्ट्रेस, मतलब उसमें जो टेंशन है अपॉन में क्रॉस सेक्शन एरिया। इधर ब्रास का क्रॉस सेक्शन एरिया, इधर स्टील का क्रॉस सेक्शन एरिया। अब इनके क्रॉस सेक्शन एरिया देख लो क्या है। ब्रास का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो डबल है ना, स्टील का डबल है। ब्रास का क्रॉस सेक्शन एरिया स्टील का डबल है। तो इसका मतलब उनमें टेंशन में क्या रिलेशन आ जाएगा? टीबी इक्वल टू 2 टाइम टीएस। ये बात सही है बच्चों? टेंशन में रिलेशन क्लियर है? अब मान लेते हैं कि ये वेट जो हमने हैंग किया है, ये कुछ एक्स डिस्टेंस पे हम लोगों ने इसमें वेट हैंग किया है। अगर एक्स डिस्टेंस पे वेट हैंग किया तो इस पॉइंट के अबाउट अगर हम टॉर्क निकालें, रॉड का तो वेट कुछ है नहीं, रॉड तो मासलेस है, तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालने तो नेट टॉर्क 0 आना चाहिए ना। रॉड अपनी जगह हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे बैलेंस्ड है ना, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो डब्ल्यू का तो टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट 0 हो जाएगा। टेंशन का टीबी का टॉर्क इधर घुमाएगा, टीएस का इधर घुमाएगा। दोनों टॉर्क अगर इक्वल है, अपोजिट होंगे, तभी ये बैलेंस है ना। हम लिख सकते हैं टीबी इंटू एक्स
बराबर होगा टी एस इंटू एल माइनस एक्स, जो भी इसकी लेंथ रही हो ना। लेंथ आपको बताई गई होगी क्वेश्चन में, 2 मीटर लॉन्ग है। हाँ, हम जिस पॉइंट के अबाउट देख रहे हैं उसी पॉइंट के अबाउट, ये जहां पे वेट हैंगा उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालो, तो वेट का टॉर्क उस पॉइंट के अबाउट जीरो हो जाएगा ना। अगर फोर्स कोई एक्सिस से जाता है तो उसका टॉर्क जीरो हो जाता है। अब हमें टीबी टीएस का रेशियो पता है ना, टीबी की जगह आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे टीबी और टीएस कट करोगे तो 2 आ जाएगा ना, टीबी ट्वाइस है ना टीएस का, तो यहाँ 2x इक्वल टू आ जाएगा एल माइनस एक्स, तो x इक्वल टू आ जाएगा L/3 ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर 2 मीटर की रॉड है मतलब 200 सेंटीमीटर की रॉड है, तो 66 सेंटीमीटर पे हमें हैंग करना पड़ेगा। समझ आया बच्चों? फिर अगला डाउट है 8 के बाद 11th। जाने दे 11th, ठीक है। तो 11th के बाद फिर अगला डाउट, श्रेयस ने बोला है 15 नंबर, उसके बीच में है कोई 15 नंबर के पहले, 15 नंबर ही बताना पड़ेगा। 12 नंबर भी है, एक 12 नंबर देखो, 13 नंबर भी है। चलो 12 नंबर पहले देखते हैं। 12 नंबर देखो क्या है, अ ट्यूब ऑफ फाइन बोर ए बी, ये हमने ए बी को ये ट्यूब लिया हुआ है, इज कनेक्टेड टू अ मैनोमीटर एम एस सोल। ये हमने मैनोमीटर बनाया हुआ है। मैनोमीटर का काम क्या था, गेज प्रेशर मेजर कर लेता था ना। तो स्टॉप कॉक एस कंट्रोल द फ्लो ऑफ एयर, यहाँ पे ऊपर से जो एयर आएगी उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ स्टॉप कॉक लगाया गया हुआ है। ए बी इज डिप्ड इनटू अ लिक्विड whose surface tension is sigma, और इसको हमने कोई लिक्विड में डिप किया जहां का सरफेस टेंशन सिग्मा है। On opening the stop cork for a while, a bubble is formed at B and the manometer level is recorded. अब जब हमने इसको खोला तो यहाँ से लिक्विड गया और जहाँ पे वाटर का जो भी लिक्विड का सरफेस टेंशन था तो उसकी वजह से ऐसे बबल फॉर्म हो गया है। Showing the difference h in the level in the two arms, तो यहाँ पे दोनों साइड में डिफरेंस देख रहे हैं हम लोग। If rho be the density of manometer liquid, r be the radius of curvature, then the surface tension sigma of the liquid is given by, तो हमें surface tension of liquid बताना है। तो ये वाला पार्ट लिक्विड में ही है क्या? क्वेश्चन से यही समझ आ रहा है ना कि ये लिक्विड में है या डिप करके निकाला गया है, क्या है ऐसा? लिक्विड में ही है, ठीक। तो हम लोग क्या क्या कर देंगे, प्रेशर अगर हम लोग सोचते हैं,
वही मुझे भी लग रहा है, बिना एयर में लिए तो कुछ सोच ही नहीं पाएंगे, इसमें एयर में ही लेना पड़ेगा। यहाँ पर बिना इसको एयर लिए तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या होगा। अगर हम मानेंगे कि वो लिक्विड में डिप करके निकाल दिया गया फिर एयर में आया है, तो यहाँ बाहर प्रेशर पी नॉट हो जाएगा, यहाँ पी नॉट प्लस 2T/R। और फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे प्रेशर पी नॉट है, तो यहाँ पे प्रेशर होगा पी नॉट प्लस H ρg। वो भावेश डिप करके निकाला होगा ना। फिर अब ये जो पूरा लिक्विड है, एयर वाला पार्ट है, इस एयर वाले पार्ट में हर जगह प्रेशर सेम होगा। तो अब यहाँ का प्रेशर बराबर कर देंगे यहाँ का प्रेशर। 1 मिनट सॉल्व करके देखते तो ही समझ आएगा। इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सरफेस टेंशन इससे हो जाएगा /2। आंसर देखो क्या है, इसमें आंसर नहीं भेजा हुआ है 12th का, मैं देखता हूँ 1 मिनट। अच्छा ये बबल है तो 40/R आएगा। हाँ, 40/R तो /4 हो गया। तो डी ऑप्शन आ रहा है, तो वही है यार, एयर में ही है। बिना उसके सोच ही नहीं पा रहे हो ना। अब देखो एयर लेने पे आ रहा है आंसर, तो मतलब एयर ही है ये। भावेश कुछ जगह आपको सोचना ही पड़ेगा, क्वेश्चन में नहीं लिखा रहता है, बट सॉल्विंग के हिसाब से थोड़ा आपको सोचना ही पड़ता है कि क्या बोलना चाह रहा है वो। नहीं तो फिर छोड़ के आना पड़ेगा, और क्या करोगे। ये 12 नंबर के बाद कौन सा था? 13 नंबर था ना। 13 नंबर सरयू ने भेजा हुआ है। देखो ये 13 नंबर वाले में क्या दिया हुआ है, वाटर राइजेस टू अ हाइट h in a capillary tube lowered vertically into a water to a depth L ना। इसमें हमने L डेप्थ तक इसको नीचे डाला हुआ है और ये h हाइट तक वाटर राइज हुआ है। लोअर एंड ऑफ ट्यूब नाउ क्लोज्ड, अब इसको हमने क्लोज किया। द ट्यूब इज टेकन आउट, और इसको हमने बाहर निकाल दिया। एंड ओपन अगेन, द लेंथ ऑफ द वाटर कॉलम रिमेनिंग इन द ट्यूब विल बी, तो इसमें कितना इसका लेंथ नीचे रह जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे एक चीज आप ये ध्यान रखना, देखो यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि जैसे आप कोई भी ट्यूब लेते हो और उसको कोई लिक्विड में डालते हो, तो इसमें जब लिक्विड ऊपर राइज करता है तो ऊपर वाला सरफेस कॉन्केव होगा या कॉन्वेक्स होगा, वो डिपेंड करता है इनके बीच में कोहेसिव फोर्स या एडेसिव फोर्स कौन सा ज्यादा है। लेकिन एक बार लिक्विड इसमें भर गया है और फिर आपने ट्यूब को बाहर निकाल दिया, और अगर ये एच हाइट तक ऊपर गया है, तो हमें बराबर पता है कि यहाँ पे जो सरफेस टेंशन के वजह से ऊपर फोर्स लग रहा होगा, सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा वो हमारा, वो हाइट का फॉर्मूला कितना आता था, H = 2T cos थीटा। तो अगर कांटेक्ट एंगल कुछ दी बताया है क्या, वाटर ये तो कुछ भी लिख लो या भी छोड़ देते हैं। 2T अपॉन में cos थीटा अपॉन में R ρg, इतना हाइट तक वो जाएगा ऊपर ना। तो ये सरफेस टेंशन का जो फोर्स होगा वो H हाइट तक के लिक्विड को वेट को संभाल सकता है कि नहीं। H हाइट तक के लिक्विड का वेट वो संभाल लेगा।
अब देखो, अगर आप कहीं पर ऐसे लिक्विड भरा हुआ है ट्यूब में, तो ऊपर तो केवल कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स लग रहे हैं, तो ऊपर का सरफेस अगर वाटर और ग्लास है तो वहां पे कॉनकेव होता है ना, तो वही हो जाएगा, ऊपर का सरफेस तो कॉनकेव हो जाएगा। और ये एच हाइट तक का तो लिक्विड का वेट संभाल लेगा, मतलब एच हाइट तक के लिक्विड के वेट की वजह से यहाँ पे कोई प्रेशर फील नहीं होगा। आप यहाँ प्रेशर निकालोगे तो इस सरफेस टेंशन और वेट ने आपस में बैलेंस कर रखा है, बस ऊपर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वही यहाँ पे भी प्रेशर होगा, लिक्विड के वेट की वजह से कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन अभी और नीचे जाओगे तो अब यहाँ पे कौन कौन सा प्रेशर आएगा? एक तो ये एक्स्ट्रा जो लिक्विड का वेट है उसके अब वेट लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इफेक्ट आ रहा होगा, और कोहेसिव एडेसिव फोर्स का। तो यहाँ का सरफेस वाटर ग्लास के लिए भी कॉनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, और फ्लैट भी हो सकता है। फ्लैट कब होगा? जब आपकी एल की वैल्यू जीरो हो जाए। अगर एल जीरो, मतलब एग्जैक्टली इतना ही हाइट अगर आपने लिक्विड का भरा हुआ है, तो यहाँ पर नीचे वाला सरफेस एकदम फ्लैट रहेगा। अगर इतना ही लिक्विड है तो नीचे वाला सरफेस फ्लैट हो जाएगा। अगर आपने और हाइट बढ़ाई, अगर एल की वैल्यू जीरो से बड़ी की, तो फिर लिक्विड जब बढ़ेगा तो उसके वेट को भी संभालना है ना। अगर उसके वेट को संभालना है तो अब लिक्विड के वेट को संभालने के लिए फोर्स कहां से आएगा? जब ये अपने को ऐसे कॉनकेव कर ले, नहीं यहाँ पे तो ऐसे था ही, यहाँ पे भी ऐसे कर ले, तो अब इधर सरफेस टेंशन पे ऐसे और फोर्स आएगा तो उसके वेट को संभाल पाएगा। समझ आ रहा है बच्चों? एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो ऊपर से भी है नीचे से भी है, तो वो तो बैलेंस है, इसका वेट बैलेंस है कि नहीं वो सोचना है। तो जो एक्स्ट्रा लिक्विड का वेट आया वो कब बैलेंस होगा? जब ये अपने को ऐसे कर्व करे ताकि सरफेस टेंशन का फोर्स ऊपर को लगे। और सरफेस टेंशन का फोर्स कितने वेट को संभाल सकता है? एच हाइट के लिक्विड के वेट को संभाल पाएगा। तो और मैक्सिमम ये कहां तक जा पाएगा? एच हाइट तक। नीचे और कहां तक हाइट बढ़ा पाओगे? एच तक। एच से ज्यादा बढ़ाओगे तो वेट की वजह से टूट के गिर जाएगा। तो यहाँ पर नीचे वाला जो पार्ट है एल, ये एल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? एच तक। तो टोटल आप इस ट्यूब में कितनी लिक्विड भर पाओगे? 2H मैक्सिमम है ये, इससे ज्यादा भर ही नहीं सकते। और इन केस अगर आपने मान लो ये लिक्विड में जो कॉलम में भरा हुआ है अगर वो H से भी कम हो जाए तो क्या होगा? अगर L की वैल्यू H से भी कम हो जाए, मतलब निगेटिव हो जाए, ऊपर तो ये वैसे ही रहेगा क्योंकि ऊपर तो केवल कोहेसिव एडेसिव फोर्स है। लेकिन इस बार नीचे क्या होगा? अगर इतना ही लिक्विड है तो अभी लिक्विड का वेट कम पड़ रहा है, ऊपर का फोर्स ज्यादा है, तो अब इसको नीचे वाले सरफेस को अपने को अपोजिट में कर्व करना पड़ेगा, और कर्व का एंगल वो चेंज हो सकता है क्योंकि यहाँ पे केवल कोहेसिव एडेसिव फोर्स नहीं, अदर इफेक्ट भी हैं। तो ये जब ऐसे कर्व हो जाएगा तो नीचे को इससे फोर्स मिलेगा प्लस इसका वेट, वो सब सरफेस टेंशन वाले फोर्स से बैलेंस हो। समझ आ रहा है बच्चों? अगर आप एक ट्यूब में केवल एच हाइट तक लिक्विड भरते हो तो नीचे का सरफेस फ्लैट होता है, अगर एच से भी कम करोगे तो नीचे का कर्व अपोजिट में हो जाएगा, सो दैट कि वेट प्लस नीचे का फोर्स ये ऊपर के फोर्स से बैलेंस है। ये सरफेस कभी भी चेंज नहीं होता क्योंकि वहां पे केवल कोहेसिव एडेसिव फोर्स है, नीचे वेट का भी इफेक्ट आता है ना। और अगर आप और वेट बढ़ाते जा रहे हो तो मैक्सिमम एच हाइट तक और बढ़ा पाओगे। तो अब इसके अकॉर्डिंग इसमें आंसर कर दो ना। तो यहाँ पे तो आपको यही बोला गया है कि अगर एल की वैल्यू एच से बड़ी हुई तो 2H तक हो पाएगा। और अगर एल की वैल्यू एच से कम है तो एल प्लस एच रहेगा ना। अगर ये एल की वैल्यू एच से कम है तो एल प्लस एच रहेगा, और ये नीचे का सरफेस अपने को कर्व कर सकता है ना, नीचे का सरफेस अपने कर्वेचर को एडजस्ट कर सकता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ऊपर का नहीं एडजस्ट करेगा, नीचे का एडजस्ट करेगा, क्योंकि ऊपर केवल कोहेसिव एडेसिव फोर्स है जबकि नीचे लोड वेट का भी इफेक्ट आ रहा है। वेट कम होगा तो थोड़ा ये फ्लैट हो जाएगा, ज्यादा वेट आएगा तो और कर्व हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हो जाएगा ना। समझ आया बच्चों 13 नंबर?
बच्चों समझ आया? फिर अगला है, अब ऊपर देखो मैंने ये बताया कि ऊपर के साइड में केवल कौन से फोर्सेस है, लिक्विड के मॉलिक्यूल का फोर्स और कंटेनर और उनके बीच का फोर्स। तो ऊपर का सरफेस जैसा होता है जब आप कोई ट्यूब को कोई लिक्विड में डालते हो तो वैसा ही बनेगा हमेशा। अगर वाटर ग्लास है तो कॉनकेव, मरकरी ग्लास है तो कॉन्वेक्स। लेकिन नीचे का सरफेस फ्लैट भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, कॉनकेव भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि कितना अंदर से एक्स्ट्रा वेट ऊपर से आ रहा है। ये वेट जो है यहाँ के सरफेस को, ये कर्वेचर को चेंज करेगा। यहाँ कोहेसिव, एडेसिव और ऊपर से वेट, 3 लोग हैं, जबकि यहाँ केवल कोहेसिव एडेसिव फोर्सेस है। हमें पता है ना कि वाटर ग्लास सिस्टम के लिए कांटेक्ट एंगल थीटा जो होता है हमेशा 90 से कम होता है। तो यहाँ पर ही होगा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर अदर फोर्सेस भी आ गए। यहाँ तो देखो कॉनकेव ही होगा, और यहाँ पे क्यों कॉनकेव हुआ? आप सोचो ये फ्लैट है, इसमें ऊपर से लोड आएगा तो ये फ्लैट सरफेस कैसे होने लग जाएगा? अगर ऊपर से आप लोड बढ़ाते जाओगे, कोई भी फ्लैट सरफेस है, ऊपर से लोड बढ़ाते जाओगे तो ये धीमे धीमे ऐसे कर्व होता जाएगा, और एक लिमिट तक ही कर्व होगा, फिर टूट जाएगा ज्यादा लोड बढ़ा दो। समझ आ रहा है ना? कोई भी फ्लैट सरफेस है, ऊपर से लोड बढ़ेगा तो पहले कर्व होता है ना। ऊपर वाला तो ऊपर वाला तो भाई, अगर वाटर और ग्लास है तो वाटर और ग्लास के लिए आपने देखा हुआ है ना कांटेक्ट एंगल कितना आता है। ऊपर वाले सरफेस में कोई ये वेट का इफेक्ट आ रहा है क्या? ऊपर वाले सरफेस में तो यहाँ पे बोल लो। अब देखो, अगर वेट बढ़ेगा अगर वेट बढ़ेगा तो ये नीचे को कर्व होगा, अब ऊपर से लोड हटाने लग जाओगे तो ये ऊपर को जाने लगेगा। एक तरह से ऊपर से वेट हटाया तो इधर का इफेक्ट बढ़ गया, यहाँ का लिक्विड कम होगा तो ये वाला इफेक्ट बढ़ जाएगा, तो वो ऊपर को कर्व होने लग जाएगा। लिक्विड बढ़ाओगे तो नीचे को जाएगा, कम करोगे तो ऊपर को चला जाएगा। एग्जैक्टली एच हाइट में फ्लैट रहेगा ना, जितना ये वाली एग्जैक्ट अगर हाइट है तो वो फ्लैट रहेगा, इससे कम या ज्यादा पे सरफेस चेंज। 13 के बाद बच्चे कौन सा है? श्रेयस ने 15 नंबर भेजा है, 15 नंबर बता दो। 14 नंबर भी है। रूटीन देखो फिर। फोर्टींथ में देखो क्या है, द adjoining diagram shows 3 soap bubbles A, B, C prepared by blowing the capillary tube fitted at stopcock S। यहाँ पर एयर ब्लो करने का अरेंजमेंट है, तो जैसे ये बबल बन गए हैं ब्लो करके। S1, S2 एंड S3। विथ स्टॉप क्लॉक S क्लोज्ड, इसको जो हमने क्लोज कर दिया, स्टॉप क्लॉक S1, S2 एंड S3 आर ओपन, और इनको इनको S1, S2 और S3 को ओपन कर दिया है। तो इस टाइप का तो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था ना भाई, कि अगर एक छोटा बबल है एक बड़ा बबल है, क्लास में किया था ना, और दोनों कनेक्ट करोगे तो किधर से किधर एयर जाएगी। बताओ बच्चों, अगर एक छोटे बबल और एक बड़े बबल को कनेक्ट करते हैं तो याद है ना, बड़ा और बड़ा हो जाता है, छोटा और छोटा हो जाता है। छोटे बबल के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है ना। अगर एक छोटा बबल लोगे एक बड़ा बबल लोगे तो P0 + 4T/R
आर जितना कम होगा ये वैल्यू उतनी बड़ी होगी ना, तो बड़े बबल के अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है, सॉरी छोटे बबल के अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है। जब भी ये कनेक्ट होंगी तो हमेशा छोटे से बड़े की तरफ एयर जाएगी ना, तो ये और बड़ा होगा और ये और छोटा होगा। तो इसको लेकर के आंसर कर दो। तो यहाँ पे सी सबसे छोटा है ना, तो यही सब और छोटा होता जाएगा और ये दोनों तरफ को एयर भेजेगा, तो ए और बी और बड़े होंगे, तो ये वाला हो जाएगा। सी क्लियर है बच्चों? 14 15 चल रहे हैं अब। 15 तो हाँ 15 कर रहे हैं। हम्म, 15 में देखो क्या बोला गया है। टू स्फेरिकल सोप बबल्स coalesces together to form a single bubble। दो बबल मिलके एक सिंगल बबल बना रहे हैं। If V is the consequent change in the volume of the contained air, ना V जो है यहाँ वॉल्यूम में चेंज है, डेल्टा V है मतलब ये, and S is the change in the total surface area, और S यहाँ पे change in surface area है। T is the surface tension of the soap solution है, P not atmospheric pressure है। Assume temperature of the air remains constant in all the bubbles। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इनमें से कौन सा रिलेशन सही है, कर देते हैं इसमें। यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे, नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे हाँ वो कंजर्व रहेंगे, और दोनों का शुरू का कुछ नहीं बताया कि आइडेंटिकल है या क्या है, तो हमने मान लिया कि दो सोप बबल्स हैं, एक का रेडियस R1 है, दूसरे का रेडियस R2 है, और ये मिल करके एक तीसरा बबल बना रहे हैं जिसका रेडियस कुछ R है, बाहर का प्रेशर नॉट है, और गैस यहाँ पर जो रहेगी टोटल नंबर ऑफ मोल्स कंजर्व रहेंगे, दो सोप बबल मिलके से नया बबल बनेगा तो सेम नंबर ऑफ मोल्स इधर आ जाए। एन को लिख सकते हैं पीवी बाई आर टी, टी तो हर जगह सेम है, तो यहाँ पे मतलब आ जाएगा P1 V1 प्लस P2 V2, आर टी हर जगह से कट गया ना, P3 V3। P1 की वैल्यू कितनी डालोगे, बाहर का प्रेशर अगर P नॉट है और रेडियस इसका R1 है, तो P नॉट प्लस 4T/R1, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 का क्यूब। ऐसे सेकेंड के लिए लिखोगे P नॉट प्लस 4T/R2, और यहाँ पे 4/3 R2 का क्यूब। ये सब बराबर कर दोगे, P नॉट प्लस 4T/R3 4/3 का क्यूब ना, ऐसे आ जाएगा। अब देखो जो भी ये इनको P नॉट के साथ सब में मल्टीप्लाई करो ना ब्रैकेट में, और सारे P नॉट वाले टर्म एक साथ कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, P नॉट यहाँ आ जाएगा 4/3 πR1 क्यूब प्लस 4/3 πR2 क्यूब माइनस 4/3 πR3 क्यूब। ठीक है, और जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे,
ये वाला टर्म जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 16t/3 कॉमन हो जाएगा ना, 16t/3 हर जगह आएगा, तो वो कॉमन कर दो। केवल 4t/3 कॉमन करो ना, एक 4 अंदर ही रखो, तो यहाँ ऐसा कुछ बन जाएगा। सबको मैंने इस साइड कर दिया है ना। अब ये पार्ट देख लो, ये पार्ट इनिशियल वॉल्यूम है, ये फाइनल वॉल्यूम है ना। तो इस पार्ट को आप क्या लिख सकते हो, जो वॉल्यूम में चेंज आया है ना, और वॉल्यूम में जो चेंज आएगा उसको क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया, वी बोला गया है ना, इतना वॉल्यूम कम हुआ है। और यहाँ आ जाएगा 4t/3, और ये वाला पार्ट क्या है, सरफेस एरिया में चेंज, जिसको एस बोल दिया गया है। चेंज है तो आप चाहे तो फाइनल माइनस इनिशियल भी कर सकते हो ना, दोनों जगह माइनस मल्टीप्लाई कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 3p0v + 4ts = 0। अपन ने यहाँ तक तो किए ही थे क्वेश्चन, ये उसमें बस लैंग्वेज चेंज करके ऐसा कर दिया है। ठीक है बच्चों, 15 सबको क्लियर है? सिक्सटींथ कर रहे हैं अब हम लोग। ये पीडीएफ में शेयर करने वाला हूं ना। देखो अब अगला क्या है, अ बॉडी इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड रिवॉल्यूशन, रेडियस ऑफ अपर सरफेस इज r0, यहाँ का रेडियस दिया हुआ है, एंड वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी इज रो, यहाँ पे डेंसिटी दी है। सॉलिड बॉडी सपोर्ट्स अ लोड p, ऊपर से कोई लोड है। इफ द कंप्रेसिव स्ट्रेस एट ऑल क्रॉस सेक्शन एरिया शुड बी सेम, अगर यहाँ पर ऊपर से जो स्ट्रेस आ रहा है तो उसकी वजह से हर जगह यहाँ पे, सॉरी लोड आ रहा है उसकी वजह से हर जगह स्ट्रेस सेम है। देन रेडियस r ऑफ एज अ फंक्शन ऑफ y, तो यहाँ पे जो हम रेडियस r देंगे एज अ फंक्शन ऑफ y, वो कैसा होना चाहिए, यहाँ पे ओरिजिन ले लिया, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, नीचे y एक्सिस, तो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे होंगे तो वैसे वैसे रेडियस क्या होना चाहिए, हमें ये बताना है। अब एक चीज आप ये बताओ, जैसे यहाँ पे आप सोचोगे तो यहाँ पे जो भी इंटरनल फोर्स है उसको केवल किसको बैलेंस करना है, सबसे ऊपर वाले सरफेस पे अगर आप सोचोगे तो केवल पी को बैलेंस करना है। लेकिन मैं अगर थोड़ा नीचे चला जाऊं यहाँ पर, तो यहाँ पे इसको किसको बैलेंस करना होगा, इस जगह पर इसको किसको बैलेंस करना है, इसके ऊपर कितना लोड आएगा। हाँ, इसके ऊपर अब ये जो ऊपर से लोड है प्लस इतने पार्ट का वेट, तो अगर ऊपर से फोर्स बढ़ रहा है और स्ट्रेस सेम रखना है तो आपको रेडियस बढ़ाना पड़ेगा ना, नीचे जाने पे ऊपर से जो लोड है बढ़ रहा है, मतलब इंटरनल टेंशन भी बढ़ रहा होगा, टेंशन बढ़ रहा है और आपको अगर स्ट्रेस सेम चाहिए तो इसका रेडियस भी हमें बढ़ाना चाहिए ना।
हाँ चवन, 1 मिनट रुको, अभी समझा। तो थोड़ा हम लोग इसमें ऑप्शंस देख करके भी थोड़ा सा गेस करेंगे कि यहाँ पे रेडियस जो है कुछ एक्सपोनेंशियली चेंज हो रहा है। तो हम जो फंक्शन मान लेंगे, हम कुछ ऐसा मान लेते हैं, r इक्वल टू आर नॉट ई के पावर समथिंग k इंटू वाई, ना, जहाँ पे हमें k नहीं पता। y जैसे जैसे बढ़ रहा है ये रेडियस बढ़ रहा है, और y की वैल्यू 0 डालेंगे तो रेडियस कितना मिलना चाहिए, नहीं, यहाँ पे y इक्वल टू 0 पे रेडियस कितना है, r नॉट है ना, निगेट नीचे को पॉजिटिव y एक्सिस लिया है ना, y को 0 डालोगे तो r नॉट के इक्वल है। तो अगर मैं पूरे इतने पार्ट का वेट निकालूं, वायर डिस्टेंस तक मैं अगर जाता हूं तो वायर डिस्टेंस तक में कितना वेट आ जाएगा, अगर ऐसे सोचूं तो इस पार्ट का वेट कितना होगा। तो आप वायर डिस्टेंस पे पहले एक डी वाई थिकनेस का एक डिस्क ले लो, इतने पार्ट का वेट कितना होगा। हाँ रजत, अगर आर नॉट बाई टू भी है, बट इतना तो आपको समझदार बनना पड़ेगा कि अगर मैं y को 0 डालूंगा तो ये क्या बोल रहा है, आर नॉट बाई टू, जबकि आपका आंसर कितना है, इतना तो आपको पता ही है ना कि y इक्वल टू 0 पे r की वैल्यू आर नॉट है, तो ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन्हीं दो में से कोई होगा। y इक्वल टू 0 डालने पे r की वैल्यू आर नॉट आनी चाहिए ना। यार ये इसको देख करके ही मैंने एज्यूम किया हुआ है, और वो भी सोचता हूँ, थोड़ा रुको ना, कि ये फंक्शन भी डायरेक्ट क्या स्क्रैच से सोच सकते थे। 2 मिनट रुको ना, वो भी सोचता हूँ एक बार। अभी तो पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर इंटू डी वाई, इसका वॉल्यूम इंटू डेंसिटी रो है इंटू जी। केवल मास निकाल रहे हैं ना। तो हमारी y की वैल्यू 0 से लेकर के y तक के लिए हमें मास निकालना है। पाई रो बाहर आ जाएगा, r की वैल्यू हो जाएगी आर नॉट ई के पावर के वाई का स्क्वायर इंटू डी वाई। तो इंटीग्रेट करेंगे जब तो ये हो जाएगा e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x हो जाएगा, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे 0 से y। हाँ k भी रहेगा, k नीचे भी k आएगा। तो हमने नीचे अगर हम लोग वायर डेप्थ पे जाते हैं तो कितना मास है वो निकाल लिया ना। अगर हमें अब मास पता चल गया तो वायर डेप्थ पे आप कितना स्ट्रेस बोलोगे, ऊपर से जो लोड पड़ रहा है P प्लस एम जी अपॉन में वहां का जो भी रेडियस है उसका एरिया लेकर के, और ये बराबर होगा जो एकदम स्टार्टिंग में स्ट्रेस है। एकदम स्टार्टिंग में कितना स्ट्रेस है, P अपॉन में पाई इंटू आर नॉट का स्क्वायर। अब इन सब की वैल्यू डाल देते हैं।
यहाँ आ जाएगा P इंटू आर नॉट का स्क्वायर प्लस एम जी इक्वल टू P इंटू आर स्क्वायर। इनकी वैल्यू डाल देते हैं। m की वैल्यू आई है पाई आर नॉट का स्क्वायर इंटू रो अपॉन में 2k। हमें देखो k ही निकालना है ना। ऐसे कुछ आ गया। ये वाले टर्म को हम दूसरे साइड कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा पाई आर नॉट का स्क्वायर ये p है ना। तो अब दोनों साइड को अगर हम कंपेयर करें तो हमें दिख रहा है कि पाई रो अपॉन में 2k इक्वल टू है p इंटू आर नॉट का स्क्वायर। p नॉट नहीं है कहीं ना, हर जगह p है, वो लोड जो ऊपर से था ना। तो इससे k की वैल्यू आ गई, 2k की वैल्यू आ गई पाई रो अपॉन में p। क्या रह गया? ये देखो यहाँ पे आर नॉट का स्क्वायर था ना, कॉमन किया है तो यहाँ आया है। फिर ये दोनों कट गया है, पाई रो बाई 2k। अच्छा अच्छा, यहाँ पे आर नॉट का स्क्वायर था वो रह गया था मल्टीप्लाई होने को, तो यहाँ आर नॉट के पावर 4 हो गया है। तो आर नॉट के पावर 4 है, तो यहाँ पे अब एक आर नॉट का पावर 4 से कट होगा तो आर नॉट का स्क्वायर रह जाएगा। अभी सही है ना। तो अब हमारा जो r इक्वल टू था आर नॉट e के पावर k इंटू वाई। तो k की वैल्यू अब हम लोग डाल सकते हैं। k मतलब 2 को इधर कर लो। अरे यार क्या हो रहा है, g भी रह गया। तो बी ऑप्शन आ जा रहा है ना। ठीक है बच्चों। तो ये तो हम लोगों ने किया अभी ये मान के कि ऑप्शन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन था वहां से सोचा। अब एक बार सोचता हूँ कि स्क्रैच से हो सकता था क्या। अगर स्क्रैच से सोचने जाऊं तो स्क्रैच से सोचूं तो इसका बोलना ये है, हाँ जी आएगा कल्पेश ने, जी होगा वहां पर। स्क्रैच से सोचो तो कोई भी जगह पर जो इंटरनल फोर्स है अपॉन में एरिया है वो कांस्टेंट है।
हाँ ठीक है, स्क्रैच से हो जा रहा है ना। सी मतलब जो ऊपर का लोड था, तो पी अपॉन में पाई आर नॉट का स्क्वायर। इन सब टर्म को इधर कर देता हूँ, पाई आर नॉट का स्क्वायर जी अपॉन में 2p। ये मेथड 2 समझा क्या किसी को? ये देखो मैंने स्क्रैच से सॉल्व किया, ऑप्शन की हेल्प नहीं ली है। मेथड 2 में देखो मैंने क्या सोचा हुआ है कि कोई भी अगर मैं वायर डेप्थ पे चला जाऊं तो वहां का जो स्ट्रेस होगा ना, अगर यहाँ पे मान लो ऊपर से टोटल लोड एफ आ रहा है, टोटल लोड, और यहाँ का एरिया ए है, तो यहाँ पे जो स्ट्रेस होगा वो एफ बाई ए होगा ना, और वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट और किसके बराबर है? जो यहाँ पे होगा स्ट्रेस, सी की वैल्यू कितनी है, जो सबसे ऊपर जो होगा उसके। फिर मैंने ए को इधर कर दिया, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया है। एफ को कितना लिखेंगे? जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो डी एफ आएगा ना, और इधर डी ए आएगा। मतलब आप अगर यहाँ पे हल्का सा नीचे जाते हो तो डीएफ कितना बढ़ जाएगा? इतने पार्ट का जो वेट होगा, यही इसी के वजह से डीएफ बढ़ेगा ना, तो इतने पार्ट का वेट लिख दिया। डीएफ मतलब इतने पार्ट का वेट, और डीए मतलब अगर आर डिस्टेंस पे एरिया है आपका पाई आर स्क्वायर, तो डीए कितना होगा? 2r इंटू डी आर। डिफ्रेंशिएट कर दिया है ना, तो वो डाल दिया, और सी की वैल्यू डाल दी, फिर वाई अलग कर लिया, आर अलग कर लिया, इंटीग्रेट कर दिया। समझ आया बच्चों 16 नंबर? फिर नेक्स्ट है 18th नंबर। सी की वैल्यू देखो, आपको सी मतलब क्या है, ये हर जगह ये जो स्ट्रेस है वो कांस्टेंट है ना, तो मैंने सबसे ऊपर का स्ट्रेस निकाला। वो तो निकाल सकता था ऊपर से लोड अपॉन में यहाँ का एरिया, वही हर जगह होगा, तो वहां से लिख दिया ऊपर का लोड अपॉन में वहां का एरिया। स्ट्रेस मतलब इतना पार्ट है। समझ आ रहा है श्रेयस क्या बोल रहा हूँ? सबसे ऊपर का स्ट्रेस पता है ना, और एक भी जगह का पता है, तो वही सी है ना, हर जगह सेम है ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखो आप। 18 में देखो क्या बोला गया है कि वाटर इन अ क्लीन एक्वेरियम फॉर्म्स अ मेनिस्कस एज शोन इन फिगर ना। अगर आप कोई भी कंटेनर लेते हो तो उसके बॉर्डर के पास में वाटर ऐसे ऊपर उठ जाता है। पतले ट्यूब में तो पूरा ही वो ऐसे कर्व हो जाता है। एक बहुत पतले से ट्यूब में पूरा ऐसे कर्व रहता है, लेकिन एक बड़ा कंटेनर ले लोगे, उसमें जब लिक्विड रखोगे तो बीच में तो फ्लैट रहता है, बस साइड साइड में ऐसे उठता है। समझो, तो ये इस टाइप का कुछ दिया हुआ है, इस पार्ट का डायग्राम बनाया गया।
water in a clean aquarium forms a meniscus as shown in the figure. Calculate the difference in height h between the center and the edge of the meniscus. तो सेंटर मतलब यहाँ ये पूरा सेम लेवल पे है, तो यहाँ और यहाँ के बीच में हाइट में कितने का डिफरेंस है वो निकालना है। और सरफेस टेंशन आपको दिया हुआ है और एच निकालना है। समझ आया कुछ बच्चों? क्वेश्चन क्या है? बच्चों क्वेश्चन समझ आ गया है? ये पतली ट्यूब नहीं है ना, एक बड़े एक्वेरियम में बात हो रही है कि साइड में थोड़ा वाटर ऊपर उठ जाता है, तो वो कितना ऊपर उठ जाएगा हमें ये निकालना है। तो अब देखो ये कितना ऊपर उठ जाएगा, इसके लिए हम ऐसे सोचते हैं, ये मान लेते हैं कंटेनर कुछ अंदर को एल गया हुआ है, तो यहाँ पर जो लिक्विड का लेवल होगा कुछ लिक्विड भी क्या होगा, ऐसे अंदर को गया होगा ना, सरफेस उसका जो होगा कंटेनर में ऐसे अंदर को गया होगा। तो अगर मैं मान लो इतने पार्ट का एफबीडी बनाऊं, ओ ए बी, केवल इतने लिक्विड का एफबीडी बनाओ, तो इस पे सारे फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए ना। समझ आ रहा है बच्चों? केवल मैं इतने लिक्विड का एफबीडी बना रहा हूँ ना, जो अंदर को एल गया हुआ है। अब ये बताओ, यहाँ जहाँ फ्लैट पोर्शन है उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट है, तो इधर भी कितना होगा जस्ट फ्लैट पोर्शन के अंदर? सेम होगा पी नॉट ना। अगर जस्ट बाहर पी नॉट है तो जस्ट अंदर भी पी नॉट होगा। तो ये यहाँ लिक्विड में सेम लेवल में हर जगह प्रेशर सेम होता है, तो अगर यहाँ पी नॉट है तो इसी लाइन में यहाँ पे कितना प्रेशर होगा लिक्विड में? बताओ बच्चों, यहाँ कितना होगा प्रेशर? पी नॉट। तो यहाँ पे अगर प्रेशर पी नॉट है और लिक्विड में अगर किसी पॉइंट पे प्रेशर पता है और वहां से आप ऊपर जाते हो, तो इधर कोई भी पॉइंट पे प्रेशर कितना हो जाएगा? अगर लिक्विड में कोई भी पॉइंट पे आपको प्रेशर पता है और अगर आप ऊपर जाओगे, प्रसाद आहेर म्यूट रखो भाई। हाँ, पी नॉट में से माइनस एच रो जी कर दोगे ना, तो ऊपर वाले पॉइंट पे प्रेशर हो जाएगा पी नॉट माइनस एच रो जी। ठीक है बच्चों। अब अगर मैं केवल इतने लिक्विड का एफबीडी बनाऊं, ये जो लिक्विड हमने लिया जो कि अंदर को एल लेंथ गया हुआ है, तो अब इस पे फोर्सेस हम लोग बैलेंस करते हैं ना। फोर्सेस अगर हम बैलेंस करेंगे तो एक तो हम वर्टिकल में फोर्स बैलेंस कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल में फोर्स बैलेंस कर सकते हैं। तो हम हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे फोर्स बैलेंस करने जा रहे हैं ना। हॉरिजॉन्टल में अगर सोचो तो इस पे क्या क्या फोर्स लग रहा है, इधर से प्रेशर पड़ रहा है पी नॉट माइनस एच रो जी, और इधर से प्रेशर पड़ रहा है पी नॉट ना। और इधर का जो भी लिक्विड होगा, इधर का जो भी लिक्विड का सरफेस होगा वो इस पॉइंट के आगे को इधर को अपनी तरफ खींच रहा होगा ना। अगर हमने इतना ही सिस्टम लिया है तो इसके आगे का लिक्विड सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो वो सरफेस टेंशन की वजह से अपनी तरफ खींच रहा होगा ना इस लिक्विड को। तो कितने फोर्स से खींच रहा होगा यहाँ पर? टी इंटू एल। अगर ये अंदर को एल गया हुआ है, पूरा सरफेस एल लेंथ तक है, तो टी इंटू एल फोर्स से खींच रहा होगा, है कि नहीं? और एटमॉस्फेयर का फोर्स जो होगा, अगर
कहीं पे भी एटमॉस्फेयर का फोर्स है वो तो ऑल डायरेक्शन में होता है। अगर आपको हॉरिजॉन्टल में फोर्स चाहिए तो आपको वर्टिकल एरिया लेना पड़ता है, ये आपको पहले भी बताया हुआ है। अगर पी नॉट हॉरिजॉन्टल में, अगर आपको हॉरिजॉन्टल में कितना फोर्स लग रहा है, प्रेशर यूनिफॉर्म है, तो आप केवल वर्टिकल एरिया ले लो, तो उससे हॉरिजॉन्टल में कितना फोर्स है वो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से कितना फोर्स लग रहा होगा वो कैसे निकालोगे? पी नॉट इंटू, अगर ये हाइट एच है तो ये वर्टिकल वाले पार्ट का एरिया कितना है ना, उसका प्रोजेक्शन, वर्टिकल में जो एरिया का प्रोजेक्शन आएगा वो हम लेंगे। ठीक है बच्चों, अब इन पे फोर्सेस बैलेंस करो। हॉरिजॉन्टल में फोर्स एक तो इधर से लग रहा है और ये लग रहा है, इन दोनों को ये वाला फोर्स बैलेंस कर रहा है। ये वाला फोर्स कैसे निकालोगे? वर्टिकल सर लाइन पे, वर्टिकल प्लेन में प्रेशर के वजह से फोर्स कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रेशर इनटू एरिया। तो यहाँ का फोर्स हो जाएगा पी नॉट प्लस पी नॉट माइनस एच रो जी अपॉन 2, एवरेज प्रेशर इनटू एरिया। एरिया कितना होगा? एच इंटू एल, प्लस 2 इंटू एल, ये बराबर हो जाएगा पी नॉट इंटू एच इंटू एल। ठीक है, तो एल कॉमन होके कट जाएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो तो एच की वैल्यू आ जाएगी। कुछ समझ आया बच्चों में क्या बोल रहा हूँ? बाकी सब वैल्यू डाल दो तो जो पूछा वो आ जाएगा। अगला बताओ। सेवनटीन। सिद्धेश इतना टाइम नहीं है बेटा कि एक ही क्वेश्चन रिवाइज करूं, ये सब रिकॉर्डिंग हो रहा है, आप रिकॉर्डिंग देख लेना ना, नहीं 4-5 बार डाउट सेशन ही लगाने पड़ेंगे। 17 में देखो आपको एक ऐसे रेक्टेंगुलर वायर का फ्रेम लिया गया है और इसमें सोप सोल्यूशन का फिल्म बना हुआ है ना, सोप सोल्यूशन में डाल के फिल्म बना लिया गया है। फिर हमने एक मासलेस सर्कुलर वायर की रिंग ली हुई है, उसको प्लेस कर दिए गई है और यहाँ पे इन साइड में निडल प्रिक की गई, तो यहाँ का जो फिल्म है वो टूट गया बस बाहर से, तो हर तरफ से सरफेस टेंशन इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा। तो सरफेस टेंशन की वजह से इसमें कितना टेंशन आ जाएगा? सरफेस टेंशन की वजह से इस वायर के अंदर कितना टेंशन आ जाएगा? तो मान लो हम केवल हाफ पार्ट का एफबीडी बना के सोचते हैं, इसके हाफ पार्ट का, तो सरफेस टेंशन की वजह से हर तरफ को ये ऐसे खींच रहा होगा ना। तो अगर आपको केवल ये सोचना है कि ऊपर को कितना फोर्स लग रहा है, तो आप क्या करोगे? उसके सामने का वो हॉरिजॉन्टल वाला प्रोजेक्शन लोगे, तो टी इंटू टू आर, ये टोटल ऊपर को फोर्स लग रहा होगा, वो किससे बैलेंस होगा? जो इसके अंदर टेंशन डेवलप होगा। तो इसके अंदर टेंशन कितना डेवलप हो रखा है? 2F बराबर टी इंटू 2R, तो F अंदर का आ गया। अब अगर आपको F मिल गया है तो आप निकाल सकते हो कि स्ट्रेस कितना है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया पता है, तो आप यहाँ पे स्ट्रेस निकाल सकते हो, फोर्स अपॉन में ये, और ये स्ट्रेस बराबर किसके होगा? y इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेन कितना होता है? एक सर्कुलर रिंग में स्ट्रेन कैसे निकालते हो? चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस। आपको F
पता है, डाल दो, रेडियस में चेंज आ जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया ए दिया हुआ है आपको यहाँ पर, ये ठीक है भावेश, हो जाएगा। अगला हम लोग कौन सा कर रहे थे, 27। गुड मॉर्निंग बेबी। सार्थक अब 27 कॉपी कर लिया, अब ये बता लेंगे, फिर देखता हूँ 21। ट्वेंटी सेवन में देखो क्या है, two forces F1, F2 act on a thin uniform elastic rod placed in the space. Force F1 acts at right end, नहीं ये right end पे force F1 लग रहा है, F2 acts exactly at the center of rod. Both forces acts parallel to the length of rod, ना ये parallel में लग रहे हैं। तो अब हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा रॉड, कौन सा फोर्स क्या कर रहा होगा, और F1 F2 के बारे में कुछ बताया नहीं है कि ये कौन से बड़े हैं कौन से छोटे हैं। तो कोई भी एक केस लेके सॉल्व करता हूँ। अब चवन सही से सॉल्व कर लो भाई, आ जाएगा। इक्वली एज्यूम करना है क्या? हाँ शायद तभी कुछ सोच पाएंगे यार, नहीं तो उसके बिना तो नहीं समझ रहा है। इक्वली एज्यूम करके तब तो आराम से सोच सकते हैं। अगर हम इक्वल एज्यूम करके सोचेंगे तो हम यहाँ पे क्या सोच सकते हैं, एक बार इक्वल करके देखते हो होता है क्या, ऑप्शन कोई मैच करता है। अगर ऐसे रहता था तो आप याद करो हम लोग क्या करते थे, जब बीच में ऐसे फोर्स लगाते थे तो हम लोग इसको ऐसे दो पार्ट में ब्रेक कर लेते थे। यहाँ पे एफ लग रहा है, इधर भी एफ लग रहा है बाहर से, तो यहाँ पे अब टेंशन की जरूरत ही नहीं है। यहाँ टेंशन नहीं होगा तो इधर भी टेंशन नहीं होगा, तो ये पार्ट में तो कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। और इस पार्ट में केवल दोनों मिलके इसको क्या कर रहे हैं, इलोंगेट कर रहे हैं। तो एक तो F1 और F2 दोनों की वजह से क्या हो रहा है, ये वाला पार्ट इलोंगेट हो रहा है ना, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। तो FTF ये वाला आ रहा है। एक बार आंसर चेक करो, यही है। बच्चों एक बार चेक कर लो ना, यही वाला आंसर है। बी सी, इसमें दो टिक है, सी भी है क्या? सी है आंसर। सी दिया है, कैसे दिया है?
यार तो अब ये सर टॉर्क यूज किया है। नहीं नहीं, टॉर्क कहाँ से यहाँ आ जाएगा। हाँ सर, यू अनम्यूट करो। हाँ सर, सोल्यूशन में बताया है कि F2 से एक साइड कंप्रेस हो रहा है और दूसरा साइड एक्सपांड हो रहा है, तो नेट कुछ नहीं करता। तो ये नहीं समझा। नहीं नहीं, ये तो कुछ भी लिख रखा है, क्योंकि जब हम ऐसे फोर्स लगाते हैं तो उसका इफेक्ट इस पोर्शन पे ही पड़ता है, इस पोर्शन पे नहीं पड़ेगा। अगर ये इक्वल एंड अपोजिट है तो इसी को एक्सपेंड कर पाएंगे। तो यार इसका बी ही होना चाहिए, गलत ही बोला है, सोल्यूशन में बी ही है इसका आंसर। हाँ, अपन ने देखो कई सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व किए हैं ना, जहाँ पे आपको टोटल लेंथ निकालनी होती थी। अगर टोटल लेंथ निकालनी होती तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे ही सॉल्व करते ना, इसमें कोई चेंज नहीं लेते, इसमें चेंज होता है और वही हो जाता है। बी ही करो उसको ना। नेक्स्ट बताओ। अरे चमन भाई, सॉल्व हो जाएगा, क्यों टाइम वेस्ट करा रहा है। अभी सॉल्व कर दूंगा, फिर बोलेगा सॉरी सर, सोल्यूशन में वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। बच्चों ये आया है 17th का आंसर आया है क्या। यही किया है ना पांडा तुमने। टेंशन निकाला होगा, फिर स्ट्रेस निकाला होगा, और 2 मिनट लगेगा, मैं कर ही देता हूँ यार। टी इंटू आर इसमें टेंशन डेवलप हुआ है, अपॉन में क्रॉस सेक्शन एरिया, ये स्ट्रेस हो गया, और ये स्ट्रेस बराबर हो जाएगा डेल्टा आर बाई आर के। तो ये डेल्टा आर की वैल्यू आ जाएगी टी इंटू आर स्क्वायर अपॉन में ए इंटू वाई। ए ऑप्शन आ रहा है, क्या है आंसर। अबे यार, बेइज्जती करा दी यार। एक बार चेक कर लेता हूँ। टोटल हमें फोर्स लग रहा है 2F टोटल फोर्स है, और ये टोटल 2F। अच्छा हाँ, यहाँ दो फिल्म है, देखो दो फिल्म है, यहाँ अपन ने ये गड़बड़ किया है। सरफेस टेंशन की वजह से सोचोगे तो ये फिल्म है ना, तो फिल्म है तो ऊपर वाला फिल्म और नीचे वाला फिल्म दोनों मिलकर इधर को जो खींचेंगे, तो ऊपर को टोटल यहाँ पे। यार ये बहुत गड़बड़ होता है, फिल्म का ध्यान रखो ना, डबल हो जाएगा। तो सही बोल रहा था, काटने में लगा हुआ था, फिर आ जाएगा ये बी ऑप्शन। फिर अगला कौन सा है बच्चों। 25। 21 भी था ना बीच में, 21 कोई ने बोला था, सार्थक ने बोला था 21। 21 का भी शायद आंसर गड़बड़ दिया है। 21 में आंसर सी होगा, कोई रेडियस में चेंज नहीं आएगा, एक बार चेक करो, इसका आंसर शायद कुछ और दिया है 21 का। वायर को, स्लाइडिंग वायर को खींचने से रेडियस चेंज कराया है शायद इसने। सी ही दिया है, ठीक है ठीक है।
तो 21 में तो देखो कुछ भी नहीं है, वही सेम यही वाला क्वेश्चन है, सेम यही वाला क्वेश्चन है ना। जब तक साइड का सरफेस टेंशन चेंज नहीं होगा तब तक ये फोर्स चेंज नहीं होगा, ये फोर्स चेंज नहीं होगा तो ये फोर्स चेंज नहीं होगा, तो तक रेडियस में एक बार जितना रेडियस आ गया उतना ही रहेगा ना, एक बार डेल्टा आर जो आ गया वो उतना ही रहेगा। मैं इसको बड़े सेम रिंग को मैं सेम रिंग को एक बड़े फ्रेम में अगर फिट कर देता तो क्या आंसर चेंज हो जाता? सरफेस टेंशन तो अब भी वही है ना जो पहले था। मैंने इसके साइज का तो कोई यूज किया ही नहीं ना इस क्वेश्चन के सॉल्व में कि ये कितना बड़ा है, मुझे बस इस पे देखना है, इस पे कितना फोर्स लग रहा है। तो वहां पे वही हो रहा है, वायर को खींच रहे हो तो सरफेस तो बड़ा हो रहा है, लेकिन सरफेस टेंशन जो इस पे फोर्स लगाएगा वो थोड़ी चेंज हो जाएगा। नया सरफेस फॉर्म होगा, अंदर के मॉलिक्यूल बाहर आ जाएंगे, नया सरफेस फॉर्म होगा, लेकिन ये नहीं होगा कि जो सरफेस टेंशन है वो बढ़ जाएगा। वो लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है ना, समझ रहे हो बच्चों? सरफेस टेंशन लिक्विड की प्रॉपर्टी है ना, उसके ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी नहीं है। अगर आप कोई भी सरफेस को खींच के बड़ा करते हो, मान लो ये एक सरफेस है, उसके बीच में मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, के बीच में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, आप इसको बड़ा करोगे तो नए मॉलिक्यूल सरफेस पे आ जाएंगे अंदर से। ये सरफेस पे जो इतने पार्ट में जितने मॉलिक्यूल थे वो वही है अभी, इस पार्ट में जितने मॉलिक्यूल थे वो अब भी उतने ही है। नया सरफेस बनाया तो अंदर से नए मॉलिक्यूल आएंगे बाहर। फिर नेक्स्ट कौन सा है? 29। सार्थक समझ आया बेटा क्या बोल रहा हूँ? 29 देखते हैं अब। 29 में देखो क्या है, द वायर्स ए एंड बी shown in figure are made up of the same material। 29 भेजा है ना, तो इसमें पढ़ रहा हूँ। 29 किसने भेजा है? श्रेयस ने। देखो 29 में क्या गिवन है, the wires A and B shown in figure are made up of the same material having radius RA and RB। a block of mass m is ना, ये दो वायर है ना A और B, और एक ब्लॉक ऑफ मास m is tied between them। यहाँ पे एक ब्लॉक लगा दिया गया है। if the force F mg/3 वन ऑफ द वायर ब्रेक्स, और यहाँ पे हम एक फोर्स लगाना शुरू करते हैं तो वन ऑफ द वायर ब्रेक होगी। तो अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन होगा कि कौन सी वायर ब्रेक होगी। तो आप देखो यहाँ पे क्या क्या कर लोगे, अगर आप ए वाले वायर में टेंशन देखोगे, ए वाले वायर में, तो ए वाले वायर को का टेंशन क्या है, इस पूरे लोड को संभालेगा ना, mg को भी संभालेगा और mg/3 को भी संभालेगा, यहाँ का टेंशन इसके नीचे जितना लोड है सबको। तो ए में टेंशन कितना होगा, mg प्लस mg/3। और बी का टेंशन कितना होगा, बी में यहाँ पे कोई भी जगह पे टेंशन देखोगे तो टेंशन उसके नीचे के लोड को मतलब mg/3 को संभाल रहा होगा ना। तो हमें ये पता है कि ए का जो स्ट्रेस होगा, टेंशन होगा, वो होगा mg प्लस mg/3, मतलब 2mg/3 होगा। यहाँ पे टेंशन TA है, यहाँ पे टेंशन TB है, और बी पे टेंशन mg/3 होगा। और देखो ये जो वायर्स हैं इनका कुछ मास वगैरह डेंसिटी वगैरह की बात नहीं की है, तो हम यही मानेंगे कि ये सब बहुत लाइट वायर हैं। अच्छा गलत लिख दिया क्या? अरे यार क्या चल रहा है आज, 4mg/। हाँ, और इनके रेडियस दिए हुए हैं, सेम मटेरियल के अगर बने हैं, अगर सेम मटेरियल के बने हैं तो कोई भी वायर का टूटना किस बात पर डिपेंड करता है, उसमें कितना टेंशन आ रहा है या कितना टेंशन पर यूनिट एरिया आ रहा है।
कोई भी वायर का टूटना टेंशन पे डिपेंड करेगा या टेंशन पर यूनिट एरिया पे डिपेंड करेगा? बताओ बच्चों, टेंशन पर यूनिट एरिया पे ना। ऐसा तो है नहीं कि एक हम पतली वायर लेंगे उसको भी खींच के तोड़ने में उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा और एक मोटी वायर लेंगे और उसके लिए भी खींच के उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर हम मोटा वायर लेंगे तो फोर्स भी बढ़ जाएगा ना। मतलब वायर का टूटना फोर्स पे डिपेंड नहीं करता, फोर्स पर यूनिट एरिया। समझो ना, मोटा वायर होगा तो फोर्स भी बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन फोर्स पर यूनिट एरिया दोनों जगह सेम हो। तो ब्रेकिंग ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन स्ट्रेस ना। तो वायर ए हो या बी, दोनों कब टूटेंगे? जब दोनों जगह स्ट्रेस सेम हो जाएगा। ए पे कितना स्ट्रेस पड़ रहा है? 4 mg/3 में पाई आर ए स्क्वायर। और बी पे कितना स्ट्रेस पड़ रहा है? mg/3 में पाई आर बी स्क्वायर। यहां से हमने इनके रेडियस पता थे तो स्ट्रेस लिख दिया। अब आपको देखो क्या बोला गया है, ए विल ब्रेक बिफोर बी इफ आर ए इज लेस देन 2 RB। तो ये पहले तो ये सोचो कि ये स्ट्रेस इक्वल कब होगा? ये स्ट्रेस कब इक्वल हो सकता है? यहाँ पर आया है ये 4 mg/3 पाई आर ए स्क्वायर, और इसको अगर इसके इक्वल होना है, अगर ये इक्वल होना है तो वो कब हो पाएगा? अगर आर ए इक्वल टू 2 RB आ जाएगा तो दोनों में एक साथ स्ट्रेस इक्वल होगा ना। ब्रेकिंग स्ट्रेस पे दोनों एक साथ पहुंचेंगे। समझो बच्चों, अगर आर ए की वैल्यू 2 RB होगी तो इसमें भी स्ट्रेस और ब्रेकिंग स्ट्रेस दोनों में एक साथ पहुंचेगा ना। तो अब ये मल्टीपल करेक्ट है तो एक बार ऑप्शन सारे पढ़ देता हूँ, आगे करूँ सॉल्व। अब देख लो, अगर बोला जा रहा है कि ए में अगर आर ए की वैल्यू 2 RB से कम हो जाए, अगर आर ए की वैल्यू 2 RB से कम हो जाए तो आर ए वाला वायर और पतला हो गया ना, और पतला हो जाएगा तो स्ट्रेस बढ़ेगा कम होगा? इसको अगर आप 2 RB पे तो जा करके 2 RB पे जाकर के वो ब्रेकिंग स्ट्रेस पे अगर पहुंच रहा है, दोनों एक साथ ब्रेक हो रहे हैं, तो अगर 2 RB से कम कर दोगे तो इसमें पहले ही स्ट्रेस ज्यादा हो जाएगा ना। नीचे वाला पार्ट कम होगा तो ये जल्दी बढ़ जाएगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस पे ये जल्दी पहुंच जाएगा। तो उस टाइम पर ए विल ब्रेक बिफोर बी। एक बार आंसर चेक करते रहना भाई। ये अगला वाला पार्ट वही पहले वाले पार्ट को ही है। अगर आर ए लेस देन 2 RB है तो यहाँ वही चीज दिया है ना, 2 RB से कम है तभी ना आरबी के इक्वल है, तो ये भी हो जाएगा। ए इक्वल टू 2 RB पे है तो कोई भी ब्रेक हो सकता है ना, इसी ये डी की जरूरत नहीं है ना। समझ आया बच्चों? बच्चों समझ आ गया है? अगला कौन सा है? 35 बोला था ना कोई ने? 27। 27 तो किया ना सर यू अभी डिस्कस, उसका आंसर जो बी आया था 35। हाँ,
देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, व्हेन अ कैपिलरी ट्यूब इज इमर्स्ड इनटू द लिक्विड, लिक्विड नाइदर राइजेज नॉर फॉल्स इन द कैपिलरी। अगर वो ऊपर भी गया नीचे भी नहीं गया तो वहां पे लिक्विड का सरफेस कैसा रहा होगा, फ्लैट रहा होगा ना। समझो बच्चों, फ्लैट मतलब वहां पे एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री रहा होगा। और क्या वहां पे लिक्विड का सरफेस टेंशन 0 होगा? नाइन्टी मतलब हम बोलेंगे कोहेसिव और एडेसिव फोर्स इक्वल है ना। ये तो सिंगल ही करेक्ट आ रहा है, इसका क्या आंसर दिया है? मे बी जीरो, मे बी जीरो कैसे हो सकता है? बी और डी। And a capillary tube is immersed in a liquid. Liquid neither rises nor falls in the capillary. हाँ, लिक्विड सरफेस टेंशन शो ही नहीं कर रहा है। अगर सरफेस टेंशन शो ही नहीं कर रहा है तो सरफेस टेंशन शो ही नहीं कर रहा है। अगर सरफेस टेंशन का फोर्स नहीं होगा तो कंटेनर के मॉलिक्यूल तो खींचेंगे ही ना, वो भी फोर्स नहीं लगाएंगे, ऐसा तो नहीं बोल सकते। कंटेनर के पता नहीं यार, मैं इसको नेक्स्ट टाइम बताता हूँ। थोड़ा मुझे भी सोचना पड़ेगा कि क्या क्वेश्चन का सेंस है। उन्होंने वो डायरेक्ट बस ऐसे फॉर्मूले से कर दिया है कि H इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन में r रो जी। तो उन्होंने बोला H जीरो है, तो इसका मतलब या तो ये जीरो है या ये जीरो है ना, दो लोग हैं तो या t जीरो है या cos थीटा जीरो है। बट t और थीटा तो आपस में डिपेंडेंट होंगे या वो कोहेसिव और एडिसिव फोर्स पर डिपेंड करेंगे। तो मान लो कोहेसिव एडिसिव फोर्स है, सरफेस टेंशन है, बट cos थीटा जीरो है, तो एक ये हो गया। या फिर cos थीटा जीरो नहीं है, सरफेस टेंशन ही जीरो हो जाए, सरफेस टेंशन ही जीरो हो जाए। अब यार ये सोचना पड़ेगा थ्योरेटिकली, तो देखो आप ऐसे बोल सकते हो कि ये प्रोडक्ट जीरो है, तो इसका मतलब या तो ये जीरो है या ये जीरो है, तो इसलिए में लगाया गया है कि या तो ये जीरो है या ये जीरो है। समझो, लेकिन अब ये और ये आपस में रिलेटेड है, अगर टी जीरो है तो थीटा क्या होगा? अब वो सोचने वाली बात आ जाती है ना। मैथमेटिकली तो आप ऐसे बोल सकते हो, बट टी और थीटा इंटर रिलेटेड है वो आपस में। समझो बच्चों, तो ये अब नेक्स्ट टाइम ही बताऊंगा यार, थोड़ा सोच लो इस पे, ऐसे कुछ भी बोलने सेंस नहीं है, थोड़ा सही से सोच के बताता हूँ। आगे बताओ। नेक्स्ट बच्चों कौन सा है? 38 और 52।
38 में क्या दिया हुआ है? ये वाले तो क्वेश्चन वही वाले हैं सार्थक जो अपन ने क्लास में किए हुए हैं, बस इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया भी वेरी करा दिया गया है। हाँ, अगर आप इधर को F1 फोर्स से खींच रहे हो, इधर को F2 फोर्स से खींच रहे हो, इधर को F3 फोर्स से खींच रहे हो और इधर को F4 फोर्स से खींच रहे हो, तो टोटल इलॉन्गेशन वगैरह निकालना है। और इक्विलिब्रियम कब होगा? इक्विलिब्रियम कब होगा? जो लेफ्ट वाले फोर्स F1 और F3 जब बराबर होंगे F2 प्लस F4 के। इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए? जितने भी लेफ्ट वाले फोर्स है वो सब राइट वाले फोर्स के बराबर होना चाहिए। और इलॉन्गेशन के लिए आप क्या करोगे? बीच से वायर को जगह जगह से जहां पे वायर पे फोर्स लगा है वहां से अलग अलग कर दो। इधर F1 लग रहा है और ये F2 किस पे मानते थे? इस पे मानते थे ना, जिस पे टेल होता है। यहाँ पे F3 लग रहा है, यहाँ पे F4 लग रहा है। अब आप जब F3 F4 पता होगा तो आपको यहाँ निकाल सकते हो कि कितना टेंशन लगेगा सो दैट कि ये बैलेंस रहे अपनी जगह ना। तो यहाँ से आप टेंशन निकाल लो कि मान लो टेंशन यहाँ पे कुछ T है, तो यहाँ पे भी T लग जाएगा। फिर इस पे देख लो केवल T लग रहा है, तो इसका मतलब इस पे इधर को T लग रहा होगा, तो यहाँ पे भी T आया होगा। तो अब हर एक पे आपको पता है कितना कितना फोर्स लग रहा है, सॉल्व कर दो। इसमें स्ट्रेस इसकी वजह से या फिर इन दोनों की वजह से, दोनों इक्वल आएंगे ना। समझो सार्थक, ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है क्लास में, वही सेम ही है ये। एरिया बस वेरी करा दिया गया बीच में, तो उस हिसाब से एरिया यहाँ पे अलग लेके सॉल्व कर दो। तो अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, 1 मिनट रुकना ना, बैठ सकता। देखो इसमें क्या है, इन द फिगर शोन A and B are two short steel rods with cross section area। A और B स्टील रॉड्स है ना, उनके क्रॉस सेक्शन एरिया दिए हुए हैं। लोअर एंड्स ऑफ A and B are welded to fixed plate CD। यहाँ पे इसको यहाँ वेल्ड कर दिया गया है, फिक्स है ना, ये कुछ ऐसे रॉड है उनको फिक्स कर दिया गया है। और अपर एंड जो है उनका, एक अपर एंड इसमें वेल्ड कर दिया गया है और बी पे वो स्लाइड कर सकता है। फिर हमने यहाँ पे ऐसे हॉरिजॉन्टल में फोर्स लगाया।
तो यहाँ पे समझो ये सोचो अगर ये यहाँ पे नहीं होता और आप ऐसे फोर्स लगाते तो ये ऐसे रोटेट करने की टेंडेंसी होती ना इसमें, ये यहाँ पे फिक्स है, लेकिन आप ऐसे फोर्स लगाते तो ऐसे घूम तो सकता है ना। समझो बच्चों, जब ये ऐसे घूमना चाहेगा तो यहाँ वेल्डेड है तो ये इसको रोकेगा ना, ऊपर नहीं उठने देगा। जब आप फोर्स लगाओगे तो ये ऐसे घूमना चाहेगा तो ये वेल्डेड है तो ये ऊपर उठने नहीं देगा, और नीचे भी नहीं जा सकता है। तो अब हमें इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर करना है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इन ए में कितना स्ट्रेस आ रहा है। तो ए में देखो कौन सा स्ट्रेस आएगा, जब आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो तो ये ऐसे रोटेट करना चाह रहा है तो ये एंड ऊपर उठना चाह रहा है, अगर ये एंड ऊपर उठना चाहेगा तो ये उसको रोकेगा ना। तो यहाँ पे ए पे क्या है, रॉड जो ए वाला रॉड है यहाँ पे इस पे ऊपर को फोर्स लग रहा है, जब बाहर को ऐसे फोर्स लगेगा तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आएगा ना, तो वो टेंसाइल नेचर का होगा। ठीक है बच्चों, टेंसाइल नेचर का होगा, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप वैल्यू निकालने के लिए क्या कर सकते हो, अभी आपको देखो बी पे कितना स्ट्रेस है ये नहीं पता, तो आप एक काम करो, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर दो। इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस करोगे तो 1200, और यहाँ पे मान लो इनके बीच का फोर्स कुछ एन ए है, ए पे ऊपर को एन ए लग रहा है, तो बदले में ये जो एल शेप का रॉड है उस पे नीचे को एन ए लग रहा होगा। समझो बच्चों, ए वाले रॉड पे ऊपर को फोर्स लग रहा होगा तो ये एल शेप वाले रॉड पे नीचे को लग रहा होगा। तो आप टॉर्क बैलेंस करोगे तो 1200 इंटू 3, बी वाले पॉइंट के बाद टॉर्क बैलेंस कर रहा हूं। तो 900 का यहाँ पर फोर्स लग रहा है, तो यहाँ का फोर्स आ गया हमें 900। तो यहाँ का स्ट्रेस निकालना है, अभी से यहाँ के एरिया से डिवाइड करो, एरिया कितना दिया यहाँ का 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 900 डिवाइडेड बाई 5 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर देखो दिया है, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं यूनिट चेंज नहीं कर रहा हूँ ना, न्यूटन पर सेंटीमीटर में ही बता रहा हूँ ना। और ये टेंसाइल है या कंप्रेसिव है, हमने पढ़ा हुआ है ना कि एक रॉड को अगर आप बाहर को खींचोगे तो जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है उसको कौन सा बोलते हैं, टेंसाइल। अंदर को होता है तो कंप्रेसिव। हाँ सर, यू अनम्यूट करो। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर हमने सीधे 1200 न्यूटन उसको साइड एक को क्यों नहीं लगाया फोर्स, उसका भी शेयरिंग आ सकता है ना। 1200 का शेयरिंग, मतलब वो ऐसे नॉर्मल क्यों लगाया वो नहीं समझा। देखो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि जैसे मान लो मैं अगर इस पूरे को सिस्टम पकड़ लूं तो इस पे बाहर से 1200 लग रहा है, तो वो फोर्स कहाँ से बैलेंस हो रहा होगा, यहाँ से बैलेंस हो रहा होगा। और अगर मैं केवल इतने पार्ट को सिस्टम पकड़ता हूँ तो अच्छा आप ये बोलो शियर स्ट्रेस, देखो यहाँ पे शियर स्ट्रेस भी लग रहा होगा, यहाँ पे इस जगह पे शियर स्ट्रेस भी आ रहा होगा अगर आप केवल इतने को सिस्टम पकड़ते हो। तो आपको देखोगे कि यहाँ पे भी तो फोर्स चाहिए होगा बैलेंस करने के लिए, लेकिन अभी आपको क्वेश्चन में शियर वाला नहीं पूछा गया है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात हो रही है कि ए पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितना है और वो किस नेचर का है। शियर पूछा जाएगा तो हम वो भी बताएंगे। समझ रहे हो सर मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी आपको लॉन्गिट्यूडनल वाला स्ट्रेस बता देना था ना, तो इसलिए मैं बस वही निकाला मैंने। आगे बताओ।
कौन सा वाला है श्रेयस? कौन सा लास्ट है तुम्हारा? एक मिनट देखता हूँ। सरफेस टेंशन में एरर, जेई का 5वां वाला। अबे वो तो एरर वाला चैप्टर का क्वेश्चन हुआ ना, वो तो सिंपल है एकदम, उसमें तो क्या ही हुआ। देखो ये देखो, इसमें क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, the following observation were taken for the determining the surface tension T of water by capillary method। कैपिलरी मेथड में हमने कोई डी डायमीटर की कैपिलरी ली हुई है, उसमें वाटर का राइज देखा, जी देखा, द सिंप्लीफाइड रिलेशन फिर ये आ गया। तो पॉसिबल एरर इन सरफेस टेंशन। तो अब कोई भी अगर चीज ऐसे कई लोगों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है, तो पॉसिबल एरर आप कैसे लिखते हो? डेल्टा टी बाई टी इक्वल टू डेल्टा आर बाई आर डेल्टा जी बाई जी प्लस डेल्टा एच बाई एच। यही करोगे ना? एरर याद है ना? मल्टीप्लीकेशन हो या डिवीजन, सब पावर आगे लाके मल्टीप्लाई कर देते थे, और कांस्टेंट्स में कोई एरर नहीं होता है। ये सब टर्म आपके कांस्टेंट है। अब आर में एरर कैसे निकालोगे? अगर आपको आर की वैल्यू दी है, आर की वैल्यू देखो डेसिमल के 2 डिजिट तक दी है, तो इसका मतलब लास्ट डिजिट जो होगा 0.01 का, यहाँ पे एरर पॉसिबल है ना। डी इक्वल टू होता है 2r, तो डेल्टा डी बाई डी क्या होगा? डेल्टा आर बाई आर होगा ना। तो डेल्टा आर बाई आर होगा 0.01 डिवाइडेड बाई 1.25। ये आर में रीडिंग एरर हो गया। एच में चाहिए तो एच को आपने मेजर किया 1.45 तक, डेसिमल के 2 डिजिट तक, तो यहाँ पे डेल्टा एच बोलोगे 0.01, यूनिट जो ऊपर होगा वही नीचे होगा तो वो कट जाएगा। जी की वैल्यू आपने मेजर किया 9.80, तो यहाँ पे भी डेसिमल के लास्ट डिजिट, यहाँ पे एरर बोलोगे, डेल्टा जी की वैल्यू 0.01 कर दो, सबकी वैल्यू डाल दो, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जो लास्ट डिजिट होती है वो डाउटफुल होती है ना, तो वहीं पे आप मानोगे कि एरर है। अगर ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है तो 2 सर्टेन डिजिट है, एक अनसर्टेन डिजिट है। ठीक है बच्चों, फिर हो गया। ठीक है, फिर क्लोज कर रहा हूँ, 10 भी बज गए हैं। तो अब टेस्ट की तैयारी करो। बेस्ट ऑफ लक। मेजर टेस्ट में मचाओ इस बार अच्छे से। कल पे इसके डाउट है क्या अभी? अब यार आज तो जाने ही दे यार, आज के लिए बहुत हो गया डाउट। इसी में एक्सरसाइज 3 में 1 और 6। यार व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भेज देता हूँ ना, व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भेज दूंगा, आप उसमें एक बार ट्राई कर लेना। ठीक है, कल पे व्हाट्सएप पे बताता हूँ ना। अरे यार अब जाने दे भाई। एक अच्छा बता देता हूँ, 6 वाला, 6 पूछ रहा है क्या? 6 तो बता दिया ना यार, 6 वाला क्वेश्चन अभी तो बता रहा था। अब 6 वाला एक जल्दी से बता देता हूँ, वो छोटा लग रहा है। अब कल पे तुम बाहर, एक तो जो क्लास में कराया गया वही क्वेश्चन पूछते हो। अगर कोई भी रॉड, पहले इतना तो देखो याद रखो कि बार बार पूरा सॉल्व नहीं करना पड़े। अगर एक रॉड को दोनों साइड से F4 से खींचोगे
तो इसमें चेंज इन लेंथ आता है एफ एल बाय ए वाई, इतना याद रखना ना, तो जल्दी जल्दी होगा। हाँ वही तो 6 जैसा कई बार डिस्कस हुआ है। अब ये कल्पेश 4 बार करवाएगा। बाकी बच्चों जाओ, तुम लोग पढ़ाई करो, टाइम वेस्ट नहीं करो। बाय बच्चों, बाय। अरे पांडा सही बात है, अब ये कल्पेश सुन ही नहीं रहे हैं। आंसर भी आया ही होगा सबका ये ये जो टी लिखा है, टी मतलब क्या है वहां पर? अच्छा, ये यंग्स मॉडुलस भी टी में ही दिया है, तो ये जो भी टी है नया यूनिट बना दिया गया है, टी बाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग सब सीजीएस में ही सॉल्व करेंगे, ये टी को टी रहने देंगे। तो हम लोग अब क्या क्या कर लेंगे, इसको 3 पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। क्या हो गया, पेन ने भी चलने से मना कर दिया। लो भाई, बंद ही हो गया। वन नोट भी नाराज हो गया कल पेश की हरकतों से। फोर्स याद है सबको, कहाँ रखना रहता था हमेशा? टेल पे ना। जिस पे टेल है वहां पे फोर्स लगाओगे। ये 1T कहाँ लगाओगे? सी पे, इधर को, इस वाले पार्ट पे। 3T कहाँ लगाओगे? इस वाले पार्ट पे। अब टोटल फोर्स क्या बैलेंस है यहाँ पे? टोटल राइट साइड में कितना फोर्स है? 3T 1T 1T, टोटल 5T है ना, और लेफ्ट को 5T। तो क्या ये रॉड चलेगा? रॉड चलेगा क्या? कल पेश बताओ जल्दी जल्दी। कल पेश बोल रहे यार जल्दी। रॉड चलेगा क्या? अनम्यूट कर ले भाई, जल्दी जल्दी आंसर कर। अबे कहाँ गए कल्पेश? कल्पेश तो है ही नहीं है यार। तो बच्चों, जब जो डाउट पूछा था वही चला गया, तो अब बताने का क्या फायदा? फिर भी चलो मैं बता ही देता हूँ, रिकॉर्डिंग देख लेगा वो। इधर 5T, इधर 3T, तो इधर को 2T लगेगा, तब जाके ये बैलेंस होगा। 2T कौन लगाएगा? ये लगाएगा। एक्शन रिएक्शन इस पे 2T लगेगा, इस पे 2T लग रहा है, इधर को 1T लग रहा है। तो ये कब बैलेंस होगा? जब यहाँ पे 1T लगेगा। कोई भी चल नहीं रहा है ना, 1T कौन लगाएगा? ये लगाएगा। तो एक्शन रिएक्शन इस पे इधर को 1T लग रहा होगा। अब हर एक जगह का एफ पता है, अब ये वाला फॉर्मूला लगा लो। अगर दोनों साइड से एफ पता है तो एफ एल बाई ए वाई। तो इसके लिए एफ कितना पकड़ोगे? 5। 5 FL, एल कितना पकड़ोगे? जो भी ये दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, अपॉन में ए वाई। तो इतने पार्ट का चेंज इन लेंथ आ जाएगा। ऐसे इस पार्ट के लिए निकालो, FL अपॉन में ए वाई, इस पार्ट का निकालो। सब ऐड कर लो। ठीक है बच्चों, फिर क्लोज कर रहा हूँ ना। बाय एवरीवन।